बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल यूपी फिजिक्स 11 में। जैसा कि हम लोगों ने सीखा समझा कि द्रव जो है किसी वस्तु पर चारों दिशाओं से दाब डालते हैं और द्रव का दाब द्रव की गहराई तथा द्रव के घनत्व और तीसरा गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। एच ऊंचाई के द्रव स्तंभ द्वारा डाला गया दाब एच रो जी या एच डी जी के बराबर होता है। यहाँ रो या जी जो है वो द्रव का घनत्व है, जी गुरुत्वीय त्वरण है और एच जो है उस द्रव स्तंभ की ऊंचाई है या कहें गहराई है। तो द्रव के अंदर स्थित कोई वस्तु होगी तो वो समान जो है सभी दिशाओं से द्रव उसको दबाएगा। तो अब हम उससे आगे बढ़ते हैं और आज जानते हैं एक नियम है जिसको हम कहते हैं पास्कल का नियम, पास्कल्स लॉ। इस नियम की सहायता से हम कुछ जो है उसके दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली चीजों को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे सिलेबस में है। अब हम देखते हैं कि पास्कल लॉ क्या है। पास्कल का नियम है कि यदि किसी परिबद्ध द्रव के ऊपर दाब आरोपित किया जाए तो यह दाब समान रूप से सभी दिशाओं में बिना क्षय हुए वितरित हो जाता है। परिबद्ध द्रव का मतलब है कि हमें उस द्रव को किसी बर्तन में लेना है और दाब आरोपित करने के लिए हमें पिस्टन आदि को लगाना पड़ेगा और जब हम ये पिस्टन द्वारा उस द्रव पर दाब आरोपित करेंगे तो वो बिना क्षय हुए समान रूप से सभी दिशाओं में वितरित हो जाएगा। इसको आइए समझते हैं। देखिए चित्र में मैंने एक बर्तन ले रखा है, घनाभ है और इसमें 1 2 3 4 पिस्टन लगाए गए हैं और जो पास्कल का नियम मैंने लिख रखा, जो मैंने अभी बताया कि इस नियम के अनुसार जब किसी परिबद्ध द्रव पर दाब लगाया जाता है तो वह बिना क्षय हुए संपूर्ण द्रव में सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित हो जाता है। इसको इस चित्र से समझते हैं। मान लिया यहां पर दाब लगाया गया, पिस्टन नंबर 1 ये है, नंबर 2 है, ये नंबर 3 है और ये नंबर 4 है। तो पिस्टन 1 पर जितना दाब हम लगाएंगे ठीक उतना ही दाब पिस्टन 2 पर हमें मिलेगा। उसी तरह से पिस्टन 3 पर भी उतना ही दाब मिलेगा और पिस्टन 4 पर भी उतना ही दाब हमें प्राप्त होगा। अब यहां पर हमने जो पिस्टन लगाए हैं उनके क्षेत्रफल अलग अलग लिए हुए हैं, लेकिन क्या होगा कि पास्कल के नियम के अनुसार जितना दाब हम इस पिस्टन पे लगाएंगे ठीक उतना ही दाब बाकी सारे पिस्टनों पर प्राप्त होगा। पिस्टन पहले पिस्टन पर लगाया गया दाब पहले पिस्टन पर लगाया गया दाब P बराबर हो जाएगा F/A। यही दाब यहां पर भी होगा, यही दाब यहां पर भी होगा, यही दाब चौथे पिस्टन पे भी पहुंच जाएगा। तो दूसरे पिस्टन पर भी दाब जो है पास्कल के नियमानुसार नियमानुसार क्या होगा कि पिस्टन 2 पर दाब भी उतना ही होगा, P के बराबर ही होगा और लेकिन यहां पर जो है क्षेत्रफल अलग है। तो बाहर की तरफ अलग बल से ये पिस्टन भागेगा बाहर की तरफ और वो बल हमने F1 लिया है, F1/A1 हो जाएगा। पिस्टन 3 पर दाब भी P के बराबर होगा और वो हो जाएगा F2/A2 और पिस्टन 4 पर दाब जो होगा P बराबर हो जाएगा
F3/A3। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो है सभी, क्योंकि दाब यहां पर और यहां पर सब जगह समान है, तो हम कहेंगे F/A बराबर हो जाएगा F1/A1, बराबर हो जाएगा F2/A2, बराबर हो जाएगा F3/A3। क्योंकि क्षेत्रफल अलग अलग होने के कारण हमें बल अलग अलग प्राप्त होंगे, या कहें कि इन पिस्टनों को रोकने के लिए हमें बल जो है अलग अलग लगाने पड़ेंगे। सबसे अधिक बल हमें इस वाले पिस्टन पर लगाना पड़ेगा इसको रोकने के लिए, क्योंकि इसका क्षेत्रफल अधिक है। तो इस पिस्टन को रोकने के लिए हमें ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि दाब उतना ही उत्पन्न होगा जितना कि यहां पर डाला गया है, और क्षेत्रफल अधिक है। अतः हमें क्या करना पड़ेगा, इस पिस्टन को बाहर निकलने से रोकने के लिए बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। और यह पिस्टन थोड़ा पतला है, इसकी तुलना में कम क्षेत्रफल का है, तो इस पिस्टन को बाहर जाने से रोकने के लिए हमें कम बल लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से द्रव के किसी बिंदु पर लगाया गया दाब समान रूप से सभी दिशाओं में बिना क्षय हुए वितरित हो जाता है। एक सिंपल साधारण सा नियम है। इस नियम के आधार पर हमारे दैनिक जीवन में कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं, कार्य करते हैं, और बहुत जो है मतलब साधारण से उनको जो है समझा जा सकता है कि वो किस तरह से कार्य करते होंगे। तो सिलेबस में जो पहला है वो है द्रव चालित लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट। नाम सुना होगा हाइड्रोलिक लिफ्ट का। तो ये कैसे कार्य करती है? हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल के नियमानुसार कार्य करती है। अब इसको जरा समझ लेते हैं। देखिए यहां पर मैंने चित्र बनाया हुआ है, और इस हाइड्रोलिक लिफ्ट का काम है, पास्कल के नियम के अनुसार तो कार्य करती है, हम बहुत थोड़ा बल लगा करके एक भारी बोझ उठा सकते हैं, जैसे कि बस, ट्रक आदि। तो यहां पर देखें कि यह सिस्टम दिखाया गया है। यहां पर एक पिस्टन P है जिसका क्षेत्रफल जो है वो बहुत कम है। एक दूसरा पिस्टन उसी से संबद्ध है जो कि Q है, उसका क्षेत्रफल बहुत अधिक है। ये दो पाइप हैं, एक पतला पाइप है जिसमें पिस्टन P लगा हुआ है, एक चौड़ा सा पाइप है जिसमें कि पिस्टन Q लगाया गया है। इसमें कोई भी द्रव भर सकते हैं, जल भी भरा जा सकता है, पानी को भर लीजिए तो भी वही काम करेगा, या कोई ऑयल वगैरह भी भरा जा सकता है। अब यहां पर F1 बल लगाया गया, इसका क्षेत्रफल पिस्टन का A1 था, तो दाब कितना उत्पन्न होगा? F1/A1। पास्कल के नियमानुसार ठीक इतना ही दाब यहां इस पर भी उत्पन्न हो जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। तो इसके द्वारा कम बल लगाकर भारी बोझ उठाया जा सकता है, पास्कल के नियम से कार्य करता है। पिस्टन P पर लगाया गया दाब P बराबर हो जाएगा, या P1 बराबर हो जाएगा F1/A1। ठीक उतना ही दाब वहां भी होगा। यह दाब, या लिख दीजिए पास्कल के नियमानुसार यह दाब पिस्टन Q पर समान रूप से वितरित हो जाएगा।
हो जाएगा। तो क्या होगा कि उतना ही जितना यहां पर P1 लग रहा है तो P1 ही दाब वहां पर भी उत्पन्न होगा। पास्कल का नियम से हमें मालूम है। तो देखिए रिजल्ट क्या आएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा इससे। इसको समझते हैं, है ना। पिस्टन क्यू पर बाहर की ओर दाब जो लगेगा वो भी इतना ही लगेगा, और वो लगेगा इस के क्षेत्रफल और उसके अनुसार ये भी कितना होगा, P1 के बराबर ही होगा। P1, लेकिन वहां पर क्षेत्रफल अलग है और ये हमारा इतना, अर्थात F1 बटे A1 बराबर होगा F2 बटे A2। तो हमें तो F2 प्राप्त करना है, फिर इसी गुणा कर दीजिए। तो F2 गुणा A1 बराबर हो जाएगा F1 गुणा A2। तो F2 बराबर हो जाएगा F1 गुणा A2 बटे A1। अब देखिए ये F2 का मान होगा, मतलब कितने बल से ये पिस्टन बाहर की ओर भागेगा। ये पिस्टन बाहर की ओर कितना बल उत्पन्न करेगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि इस वाले पिस्टन का क्षेत्रफल कितना है इसकी तुलना में, है ना। यदि मान लिया इस पिस्टन का क्षेत्रफल इसकी तुलना में पहले वाले पिस्टन की तुलना में दूसरे वाले पिस्टन का क्षेत्रफल मान लिया 10 गुना है, तो यहां पर इस पिस्टन पर हम 10 गुना बल प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात जितना बल हम यहां लगाएंगे उससे 10 गुना बल उत्पन्न होगा, और जिससे कि भारी बोझ उठाया जा सकेगा। देखिए जरा इसको और समझिए। जैसे मान लिया, माना A2 बराबर है 10 A1 के, तो देखिए मान रख दीजिए। तो F2 बराबर हो जाएगा F1 गुणा 10 A2 की जगह क्या लिख दिया, 10 A1 लिख दिया बटे A1। तो A1 कट गया, F2 बराबर हो गया 10 F1। यानी जितना हम बल लगाएंगे यहां पर पहले वाले पिस्टन पे, उसका 10 गुना बल हमें यहां पर इस दूसरे वाले पिस्टन पर प्राप्त होगा। तो इस तरह से जो दूसरा पिस्टन है जिससे हमें बोझ उठाना है उसका क्षेत्रफल ज्यादा रखा जाता है। पहले वाले पिस्टन जिस पे हम बल लगाते हैं वो बहुत छोटा उसका क्षेत्रफल रखा जाता है, जिससे हम कम बल लगा करके ही हम भारी से भारी बोझ उठा पाएंगे। यदि मान लिया इस वाले पिस्टन का क्षेत्रफल पहले वाले पिस्टन की तुलना में 100 गुना हो, तो हम जो है 100 गुना बल प्राप्त कर सकेंगे। मतलब यदि हम 1 किलोग्राम भार के बराबर यहां पर बल लगा रहे हैं तो हमें 100 किलोग्राम भार के बराबर बल प्राप्त होगा। 1 किलोग्राम भार के बराबर बल लगा करके हम 100 किलोग्राम भार के बराबर बल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इस सिद्धांत पर कार्य करता है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका उपयोग है, वो है ब्रेक सिस्टम में। हाइड्रोलिक जो ब्रेक होती हैं वो किस तरह से कार्य करती हैं, इसको आइए समझते हैं। ये दूसरा उपयोग है पास्कल के नियम का। देखिए चित्र मैंने बना रखा है और इसको समझ लेते हैं। यदि समझ लेंगे तो याद करने में भी आसानी रहेगी, आसानी से हम फिर उसको अपने शब्दों में लिख पाएंगे। तो सबसे पहले इसकी रचना क्या होती है उसको लिख लेते हैं और फिर समझते हैं। हाइड्रोलिक द्रव चालित ब्रेक, या कहें हाइड्रोलिक ब्रेक।
इसमें नंबर 1, इसमें एक मास्टर बेलन यम ये दिखाया गया होता है, जिसमें ब्रेक आयल भरा जाता है। तथा इससे संबद्ध एक वायुरोधी एयर टाइट जो है पिस्टन पी ये दिखाया गया है, लगा रहता है। अब दूसरा पॉइंट इसका है कि ये जो पिस्टन पी है वो इस लीवर निकाय यल द्वारा पिस्टन पी लीवर निकाय यल द्वारा ब्रेक पैडल से जुड़ा होता है। इस मास्टर बेलन का संबंध किससे होता है? पहिए के अंदर स्थित दूसरे बेलन सी से होता है। देखिए ये आ रहा है, और ये जो नलिटी है, ये नलिटी अन्य पहियों को जा रही है। इस तरह से चारों पहियों में ब्रेक सिस्टम हो सकता है, 2 पहियों में हो सकता है। तो हमने एक पहिए का यहां पर दिखाया है। तो ये जो नली है जिसमें कि ब्रेक आयल भरा हुआ है, ये अन्य पहियों की तरफ जा रही है। एक पहिए का सिस्टम ये दिखाया गया है। यहां पर ये रिम है, पहिए की बाहरी रिम है, पहिए की रिम है, और उसके पहिए के अंदर ये सिस्टम रिम के अंदर की तरफ से ये लगा हुआ है। तो नंबर 3 लिखेंगे कि मास्टर बेलन यम एक नली टी द्वारा पहियों में स्थित अन्य बेलन सी से संबद्ध होता है, जिसमें 2 पिस्टन लगे हैं। इसमें 2 पिस्टन P1 तथा P2 लगे होते हैं। ये देखिए P1 और P2 2 पिस्टन लगे हैं। इन पिस्टनों का संबंध जो है ब्रेक शूज से होता है। देखिए एक S1 ब्रेक शूज दिखाया गया है, एक S2 ब्रेक शू दिखाया गया है, और ये ब्रेक शू जो है स्प्रिंग द्वारा एक दूसरे से अटैच है। चौथा, ये पिस्टन लिख दीजिए, पिस्टन P1 तथा P2 दो अन्य ब्रेक शू S1 तथा S2 से जुड़े होते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या लिखा है? इसमें एक मास्टर बेलन होता है जिसमें ब्रेक आयल भरा जाता है, ये वाला, और तथा इसमें इससे संबद्ध एक वायुरोधी मतलब एयर टाइट होता है, पिस्टन पी लगा रहता है, जो कि ये दिखाया गया है।
पिस्टन P लीवर निकाय द्वारा ब्रेक पैडल से जुड़ा रहता है। मास्टर बेलनियम एक नली T द्वारा पहियों में स्थित अन्य बेलन C से संबंध होता है, जिसमें दो पिस्टन P1 तथा P2 लगे होते हैं। पिस्टन P1 तथा P2 दो ब्रेक शू S1 और S2 से जुड़े रहते हैं, लिख दो, जुड़े होते हैं। तो ये है, समझो, पूरा सिस्टम, पूरा एक निकाय। अब जब हमें ब्रेक लगानी होती है तो क्या होता है कि ड्राइवर जो है इस ब्रेक पैडल को दबाता है। इसके दबाने से क्या होता है कि ये पिस्टन P अंदर की तरफ इस ब्रेक आयल पर दाब उत्पन्न करता है। पास्कल के नियम के अनुसार यहां पर लगाया गया दाब समान रूप से पूरे द्रव में, जो ब्रेक आयल है, जहां जहां ये ब्रेक आयल जा रहा है वहां सभी दिशाओं में समान रूप से दाब उत्पन्न करेगा। और यहां पर बस वही बात ध्यान देने की है कि ये जो मास्टर बेलन होगा वो बहुत ही कम क्षेत्रफल वाला होना चाहिए, यानी यहां जो पिस्टन लगा है उसका क्षेत्रफल कम हो। तो यहां पर ये मास्टर बेलन होगा वो छोटा होगा, किसकी तुलना में? जो पहियों के अंदर जो बेलन, जैसे कि यहां पर दिखाया गया C, उसकी तुलना में। तो यहां पर जो दो पिस्टन P1 और P2 लगे हुए हैं उनका क्षेत्रफल यहां पर लगे पिस्टन की तुलना में जो है इन पिस्टनों का क्षेत्रफल इस पिस्टन की तुलना में अधिक होगा। तो थोड़ा सा ही ब्रेक हम लगाएंगे, मतलब हमने थोड़ा दबाया, दाब उत्पन्न किया, हमने तो बल बहुत कम लगाया, दाब यहां पर उत्पन्न हो गया। अब उतना ही दाब यहां पर भी उत्पन्न होगा, तो इनका क्षेत्रफल जो पहिए के अंदर जो पिस्टन लगे हुए हैं, जिससे कि ये ब्रेक शू S1 और S2 आपस में जुड़े हुए हैं, वो क्या होगा? बाहर की तरफ, भाई जैसे ये दाब उत्पन्न करे होगा यहां पर इस C बेलन के अंदर, तो ये पिस्टन बाहर की ओर भागेंगे। ऐसे बाहर की ओर जब भागेंगे तो ये जो ब्रेक शूज हैं वो क्या हो गए? पहिए की रिम पर अंदर की तरफ रगड़ने लगेंगे, है ना। पहिए की रिम को अंदर की तरफ से ये दबाएंगे बाहर की ओर, जिससे कि ये ब्रेक शूज जो है पहिए की रिम पर अंदर की तरफ से रगड़ खाने लगेंगे, लगने लगेंगे, यानी दाब उत्पन्न करेंगे, जिससे कि पहिए की गति धीमी हो जाएगी। और यही काम साथ ही साथ अन्य पहियों में भी होगा, क्योंकि ये जो नली जा रही है अन्य पहियों को जा रही है, वहां भी यही सिस्टम लगा हुआ है। तो जैसे ही ड्राइवर ये ब्रेक लगाएगा, पिस्टन P जो है अंदर की तरफ गति करेगा, मतलब इस द्रव पर दाब उत्पन्न करेगा। वो दाब सारे पहियों पर जहां जहां ये सिस्टम लगा हुआ है समान रूप से वितरित हो जाएगा, ये पास्कल का नियम कहता है। तो यहां पर दिखाया गया जो सिस्टम है वो क्या है, वो समझ सकते हैं कि ये जो पिस्टन C पहिए के अंदर जो लगा हुआ है उसमें दो पिस्टन P1 और P2 लगाए गए हैं, जिससे कि ब्रेक शू S1 और S2 कनेक्टेड है। जैसे ही यहां दाब लगा, ये पिस्टन बाहर की तरफ फैलेंगे, और जिससे कि ये जो ब्रेक शूज है पहिए की रिम से रगड़ खाने लगेंगे, दाब लगाएंगे पहिए, और पहिया जो है, जो घूमता हुआ पहिया जो है मंद पड़ने लगेगा, उसकी गति धीमी होने लगेगी। यही प्रक्रिया सारे पहियों में जहां जहां ये सिस्टम लगाया गया है वहां वहां होगा। तो एकदम से आसान है, चित्र बनाने के लिए बस चित्र बनाना सीख लीजिए, और जो है आराम से यदि मान लिया आता है परीक्षा में तो लिखा जा सकता है। कार्यविधि मैंने लिख भी रखी है। क्या होता है? जब ब्रेक पैडल B को दबाया जाता है, ये ब्रेक पैडल B है, तो मास्टर बेलन का पिस्टन P लीवर निकाय L द्वारा अंदर की ओर दबता है। ये लीवर निकाय द्वारा ये पिस्टन P जो है अंदर की तरफ दबता है, जिससे P के निकटवर्ती द्रव पर दाब लगता है। तो P के निकटवर्ती द्रव क्या है? वही द्रव जो है ब्रेक आयल है, उस पर दाब लगता है। पास्कल के नियमानुसार यह दाब पिस्टनों P1 तथा P2 को समान रूप से संचरित हो जाता है, क्योंकि ये द्रव कहां से कनेक्टेड है? इस नली द्वारा इस
पहिए के अंदर जो दूसरा बेलन सी है उससे कनेक्टेड है। तो ये दाब यहां पर लगाया गया दाब यहां पर समान रूप से उत्पन्न हो जाएगा। तो पास्कल के नियमानुसार ये दाब पिस्टनों P1 तथा P2 को समान रूप से संचरित होता है, जिससे वे एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। मतलब इस तरह से वो बाहर की तरफ दूर भागते हैं। यहां पर दाब लग रहा है ऐसे, तो ये जो है पिस्टन P1 और P2 इस तरह से बाहर की तरफ निकलेंगे। अब क्या होता है, फलस्वरूप ब्रेक शू S1 तथा S2 बाहर की ओर हटकर, ये क्या होंगे, ब्रेक शूज बाहर की तरफ इधर हटेंगे, ये इधर की तरफ हटेगा। पहिए की रिम को अंदर से दबाते हैं। पहिए की रिम से ये रगड़ खाने लगेंगे और अंदर से पहिए की रिम को दबाएंगे, जिससे पहिए की गति मंद हो जाती है। जब ब्रेक पैडल से दाब हटाया जाता है, जैसे ब्रेक लग गई है, मैंने ब्रेक लगा दी, अब हम नहीं चाहते कि गाड़ी एकदम रुके, है ना, रोकना है तो ठीक है रोक देंगे, अदरवाइज क्या करेंगे, अब हम ब्रेक पैडल से अपना पैर धीरे धीरे हटाएंगे या एकदम हटा सकते हैं। तो क्या होगा कि ये दाब जो यहां पर लग रहा था वो समाप्त हो जाएगा। जहां दाब समाप्त हुआ कि ये जो पिस्टन P1 और P2 पे जो दाब मिल रहा था, प्राप्त हो रहा था, वो भी समाप्त हो गया। इससे क्या होगा कि ये स्प्रिंग जो है इसको अपनी तरफ जो है दोनों पिस्टनों को अपनी तरफ खींच लेगी और ये ब्रेक शूज अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएंगे। यही चौथे पॉइंट पे लिख रखा है। जब ब्रेक पैडल से दाब हटाया जाता है तो ब्रेक शू अपनी सामान्य स्थिति में आ जाते हैं और ब्रेक निकाय कार्य करना बंद कर देता है। तो ब्रेक लगना बंद हो जाता है और गाड़ी जो है फिर से चलने लगती है। तो ये जो है चाहे हाइड्रोलिक लिफ्ट हो, द्रव चालित लिफ्ट या फिर द्रव चालित ब्रेक, दोनों जो है पास्कल के नियम अनुसार कार्य करते हैं। और जब भी हम इसको एक्सप्लेन करें तो पास्कल के नियम का जिक्र जरूर करें, है ना, कि पास्कल के नियमानुसार ऐसा हो रहा है। हमें अपने अनुसार नहीं बताना है कि पास्कल के नियमानुसार जो है किसी परिबद्ध द्रव के किसी बिंदु पर दाब जो डाला जाता है वो समान रूप से सभी दिशाओं में बिना क्षय हुए वितरित हो जाता है। तो इस आधार पर ही ये ब्रेक सिस्टम कार्य कर रहा है। जितना यहां पर दाब उत्पन्न करेंगे बल लगा करके, वही दाब इस पहियों के अंदर हमें प्राप्त होगा। बस यहां पर यह जरूर ध्यान रखना है कि इसका क्षेत्रफल, यहां पर जो पिस्टन लगा है मास्टर सिलेंडर में, उसका क्षेत्रफल पहियों के अंदर लगे हुए बेलन से जो पिस्टन फिट है उनके क्षेत्रफल से जो है, यहां वाले पिस्टन का क्षेत्रफल कम है, यहां वालों का ज्यादा है, तो ये ज्यादा बल से ब्रेक शूज को बाहर की तरफ धकेलेंगे। और यही बात जो है जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है उसमें भी है। जहां पर हम बल लगा रहे हैं उस पिस्टन का क्षेत्रफल कम है और जहां पर हम किसी चीज को उठाने जा रहे हैं उस पिस्टन से संबद्ध जो प्लेटफॉर्म है उससे जो है, प्लेटफॉर्म कहां पर रखा हुआ है, दूसरे वाले पिस्टन, चौड़े वाले पिस्टन पे रखा हुआ है जिसका क्षेत्रफल अधिक है। तो अधिक क्षेत्रफल होने के कारण हमें उतना ही दाब प्राप्त करने के लिए क्या होगा, बल अधिक लगाना पड़ेगा, क्योंकि बल जितना दाब पहले वाले पिस्टन पे उत्पन्न किया जा रहा है ठीक उतना ही दाब दूसरे चौड़े वाले पिस्टन पर प्राप्त हो रहा है। दाब जब उतना ही है तो अभी हमने देखा कि बल का मान जो है, बल बराबर कितना हो जा रहा था, बल जो F2 बराबर हो जा रहा था, वो जैसे ये हमारा क्या होता है, F1 बटे A1 बराबर हमेशा F2 बटे A2 होता है ना। अब A2 का मान बहुत अधिक है ना, अधिक है, तो हम F2 जो प्राप्त होगा उसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो F2 बराबर हो जाता है F1 A2 बटे A1। तो A2 का मान देखिए जितना ज्यादा अधिक होगा उसी के अनुसार हमें F2 प्राप्त होगा। F2 प्राप्त होने का मतलब है कि हम ज्यादा से ज्यादा बोझ उठा पाएंगे। तो यहां पर हमें कम, बस थोड़ा सा दबाव उत्पन्न करना, थोड़ा सा बल लगाना है
और ये अधिक बल हमें यहाँ पर ब्रेक शूज पे प्राप्त होगा, जिससे कि ब्रेक शूज बाहर की तरफ भागेंगे और पहिए की रिम से अंदर की तरफ से रगड़ खाएंगे, पहिया बंद पड़ जाएगा। तो उम्मीद है कि ये जो है, जो पास्कल के नियम के उपयोग है द्रव चालित लिफ्ट या द्रव चालित ब्रेक, दोनों पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। थोड़ा चित्र की प्रैक्टिस कर लीजिए तो 100% आप जो है परीक्षा में लिख पाएंगे। वीडियो को शेयर करिए, दोस्तों में लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।